अंतर्गत किस पर हम बातचीत कर रहे हैं। पहला है कि 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र का पुनर्गठन, चौथे अध्याय का ये पहला शीर्षक है और इसको साहित्य में दिया है 4.1 से 4.3। इन बिंदुओं के बीच इसकी बातें लिखी हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं, मुख्य मुख्य बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बेस थोड़ा सा हम लोग जरूर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें विद्यार्थियों का समग्र विकास। तीसरा इसके अंतर्गत है अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करना, जिसमें बोझ की बात कर रहे हैं कि नहीं, बुनियादी चीजों में उसको होना चाहिए है। और अगला है प्रायोगिक अधिगम। अगला है कोर्स चुनाव के विकल्पों में लचीलापन। फिर है बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति। फिर है अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं का शिक्षाकर्मीय एकीकरण, अर्थात जो हमारी कक्षा कक्ष प्रक्रिया है उसमें कैसे एकीकृत करेंगे। अगला है स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं। और विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में आमूलचूल परिवर्तन, यहाँ पर वो असेसमेंट की बात कर रहे हैं। और लास्ट इस चौथे अध्याय का लास्ट है विशेष प्रतिभा वाले और मेधावी विद्यार्थियों के लिए सहायता। तो इन बिंदुओं पर ये चौथा हमारा अध्याय चल रहा है। दूसरा है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। जरा गौर करेंगे किसको हाईलाइट किया गया है, तो जो हमारे चल रहा है, तो इस चीजों को हमें उसको करना है सर। उसके बाद है लचीलापन, ताकि शिक्षार्थी में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह से वो अपनी प्रतिभा रुचि के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। तो लचीलेपन की बात भी यहाँ पर आगे रिजिड नहीं है। यहाँ पर कला विज्ञान पाठ्यक्रम, पाठ्येतर गतिविधियों, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच में कोई स्पष्ट अलगाव न हो, जैसा भी बात आ गई है और अभी आगे भी बात होगी कि जैसे पहले स्ट्रीम होती थी, साइंस वर्ल्ड, कॉमर्स वगैरह, आपका आर्ट हो गया, कि यहाँ पर धाराओं के बीच में कोई अलगाव न हो। अब विषय ही नहीं, स्कॉलस्टिक और पोस्ट स्कॉलस्टिक दोनों की बात कर रहे हैं। पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, विभिन्न विषयों की धाराओं के बीच की बात, व्यावसायिक और शैक्षणिक इस धारा की बात, तो इनके बीच कोई भेद नहीं होगा। अगला सिद्धांत है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि हम ऐसा उसको बना रहे हैं। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक विषय को समग्र शिक्षा का विकास करना है। तो इंटीग्रेशन की बात। अवधारणात्मक समझ, रचनात्मकता, जरा गौर करेंगे जो सिद्धांत हैं ये सारे इन बिंदुओं में समाहित हैं, जिसको सिद्धांत के रूप में लिया गया। तो सारी बात इसमें, तो बस ये चीज हमारी अगर यहाँ पर समझ और पुष्ट हो गई है तो हम इसको आगे ले जाएंगे इसको। तो अवधारणात्मक समझ, रचनात्मकता और तार्किक सोच, नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य, बहुभाषिकता, जीवन कौशल, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन और तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर, तो सारी बातें इस पर आ गई है। केवल हृदय की बात जो एनसीएफ 2005 में भी कहा गया था, और जहां पर ये बात नहीं आई थी बाद में कि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना, तो उसका मतलब केवल उसको बुनियादी चीजों पे केंद्रित करना, ये उसका मतलब है। बोझ कम करने का मतलब थोड़ी कुछ पुस्तकें कम हो गया, अर्थात जो बुनियादी मूलभूत चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, वर्तमान समय की मांग है, उस पाठ्यचर्या को केंद्रित करना, ताकि हमारा बच्चा जो है वर्तमान समय में स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर पे अपने आप को कंप्लीट कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर भी कही गई है कि चाहे वो बुनियादी स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक सभी स्तरों पर आपस में एक तालमेल होना चाहिए, एक इंटीग्रेशन होना चाहिए सभी शिक्षा स्तरों, ताकि वो कंटिन्यूटी में आगे बढ़े। फिर यहाँ पर शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता के साथ साथ स्वायत्तता, सुशासन, गुड गवर्नेंस और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना। यहाँ नवाचार की बात भी आ गई, क्रिएटिविटी की बात भी आ गई, और इसलिए यहाँ पर ये चीज कब आएगी, अब जब आगे बाद में आएगा कि कक्षा कक्ष में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, भांति भांति उनको सोचने के मौके देना, तो तभी तो क्रिएटिविटी आएगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस तरह के प्रश्न सृजनात्मक बने, तो ये सारी बातें तभी आएंगी जब इस तरह का माहौल। ये बात इसलिए मैं सम्मानित समूह से साझा कर रहा था, क्योंकि हम सक्षम नेतृत्व में हैं, तो इस चीजों में कोई नीति की बात नहीं है। आप इसको क्लासरूम प्रोसेस में अपने स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान में समाहित करते हुए इन चीजों को आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई निर्देश की आवश्यकता थोड़ी है। प्रश्न पूछने के क्या निर्देश होंगे, भांति भांति के प्रश्न, जिस तरह का विषय जिस तरह का, तो ये सारी बातें यहाँ पर आई हैं। फिर ये बात है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विकास हेतु उत्कृष्ट स्तर का शोध, तो हाई लेवल के शोध की बात हो गए हैं। भारत की प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को शामिल करना, उनसे प्रेरणा पाना, ये भी यहाँ पर बहुत बड़ी बात रही है कि अपनी जड़ों से बंधे रहना, जो भारत के गौरव है।
तो यही चीजें बाद में इसमें वो भी आया है कि बच्चों से प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, भारत एक खोज, उसमें उन चीजों को देखना कि जो हमारे गौरव हैं, जो हमारे अतीत हैं, उनमें जो मूल्य छिपे हुए हैं, जो हमारे लिए आज के संदर्भ में सार्थकता कैसे सार्थक हो सकते हैं, उनको देखना उसको मिला था। तो ये इसको आया। इसके बाद विजन कि भारतीय मूल्यों से विकसित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराए तथा भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक सजीव और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान कर सके। तो ये विजन का एक हिस्सा ये है कि भारत एक वैश्विक ज्ञान शक्ति, एक ग्लोबल नॉलेज सेंटर के रूप में विकसित हो और छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में, गौर करेंगे, भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि उसके व्यवहार में, उसकी बुद्धि में और उसके कार्यों में भी होना चाहिए। साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानव अधिकारों, अस्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वह सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। और इसलिए यहाँ पर वैश्विक नागरिकता गोल की बात भी आई है, GCED इस तरह से कुछ आगे आ रहा है वैश्विक नागरिकता। अब स्थानीयता की बात नहीं है ना, स्थानीय से लेकर के वैश्विक स्तर तक में कंप्लीट करना है। तो देख लीजिए कैसे कैसी चीजें इसको समाहित किया गया है और ये लोग हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सर, अब आइए देखिए जो हमारे पास ये है, हम पहले कह रहे हैं कि दस्तावेज में हमारे पास डिटेल है, मुख्य बातें यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र। जरा इस डायग्राम को देखेंगे, इसमें है अधिगम समग्र, ये 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करना। तो जरा इसको देखिएगा, पिछला अकादमिक ढांचा जो पहले वाले में दे रखा वो 10+2 का था, जो अभी भी चल रहा है, 10+2 ही तो है। और उसमें एज पर देखो 6 से 16 वर्ष, 6 वर्ष की आयु में हमारी कक्षा 1 में बच्चा एडमिशन लेता था और ये था। और नए शैक्षणिक ढांचे में जरा इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसको देखिएगा कि इसमें क्या दिया इन्होंने, नीचे देखिए 3 साल और 2 साल। जरा गौर करेंगे सम्मानित समूह, 3 और 2 को मिला करके वहां पे लिखा हुआ फाउंडेशनल स्टेज। जरा गौर करें, थोड़ा ये चीज समझ में आ गई, जैसे आदरणीय मैम भी कह रही थी कि 3 साल शुरू के, तो इसका मतलब जब 3 साल शुरू का सर तो एज ग्रुप क्या हुआ बताइए? 3 साल। यस, यही परिवर्तन हुआ है। शुरू के 3 साल प्लस कक्षा 1 और 2 के 2 साल और 3 और 2 मिला के 5 साल, इसलिए 5 साल का ये फाउंडेशनल स्टेज उन्होंने कहा है इसको। तो जैसे यहां पर आया सर, तो यहां पे इन्होंने अपेक्षा की है कि जो ये 5 वर्षीय शुरू के जो फाउंडेशनल स्टेज है 3 और 2 वर्ष, ये लचीली, ध्यान से सुनेंगे, इसमें क्या अपेक्षा की गई है, एक फ्लेक्सिबल बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित स्टेज होगी ये, जिसको फाउंडेशनल स्टेज कहा है। पाठ्यक्रम तो बन ही रहा है लेकिन इसका बेस मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये 5 वर्षीय फाउंडेशनल स्टेज है जिसमें शुरू के 3 वर्ष में क्या है, अब बताइए आंगन जो पहला आपका जो चैप्टर ECC वाला चढ़ा हुआ वहां पर बाल वाटिका की बात आई ना, सुना है बाल वाटिका? तो यही है वो शुरू के 3 वर्ष जिसमें ये कहा गया उन्होंने कि इसमें आंगनबाड़ी अथवा प्री स्कूल अथवा बाल वाटिका, अथवा लिखा वहां पर बाल वाटिका, प्री स्कूल या आंगनबाड़ी। तो ये और 2 साल क्या हो गया, कक्षा 1 और 2। तो ये 5 साल में ये इसमें क्या होगा कि बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित ये स्टेज होगी जिसमें हल्के फुल्के शारीरिक मानसिक। क्यों, इसके पीछे सोच क्या थी? क्योंकि ये कह रहे हैं कि बच्चे के विकास के शुरुआती वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसका मानसिक शारीरिक विकास बढ़ रहा होता है, उसके स्कीमा बढ़ रहे होते हैं, तो शुरुआती स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर ज्यादा जोर दिया गया है। हल्के फुल्के खेल गतिविधियां, फिजिकल, शारीरिक, मानसिक, इस तरह की गतिविधियां। इस फाउंडेशनल स्टेज को विस्तार देते हुए जो आपके 3 वर्षीय स्टेज है इसको कहा गया है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी, तो इसका मतलब प्रिपरेटरी स्टेज कौन से क्लास के लिए होगी? सोचिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आंगनबाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल 3 वर्ष और कक्षा 1 और 2 को मिला करके 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज। तो अब क्या बचा, 3 4 5 तो बचा, तो इसको हमने कहा प्रिपरेटरी स्टेज। तो ये कह रहे हैं ये फाउंडेशनल स्टेज से आगे का विस्तार है। और देखो वहां तो हल्के फुल्के गतिविधियां, मानसिक क्रियाकलाप, इस तरह की बातें कही गई थी। अब यहाँ पर ये बोल रही नीति ये कह रही है कि यहाँ पर हल्के फुल्के पाठ्य पुस्तकीय अभ्यास या इस तरह की गतिविधियां आए, क्योंकि विकास भी हो रहा है। अब लगे आने हल्का पाठ्य पुस्तक कैरिकुलम पे हल्के फुल्के। देखो कैसे इसको लिंक किया। जब हमारा पाठ्यक्रम बनेगा वो तो बन ही रहा है, वो तो प्रक्रिया में, लेकिन यहाँ पर एक समझ बनाने के लिए। तो ये 3 वर्षीय हो गया और ये आपका कक्षा 3 से 5 और उम्र हो गई 8 से 11 वर्ष के वय। उसके बाद 3 वर्षीय हमारी मिडिल स्टेज हो गई, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर। तो मिडिल स्टेज हमारी 3 वर्षीय है, ये कक्षा 6 से 8 तक है, इसमें 11 से 14 वय वर्ग कहा गया है। और चौथी स्टेज हमारी है सेकेंडरी स्टेज जो 4 वर्ष की है, यद्यपि वहां पर 2 फेज कहा गया है, 2 फेज बने 9 से 10 और 11 12। तो
तो ये सेकेंडरी हमारी 4 वर्ष की हो गई, कक्षा 9 से 12 लेकर और उम्र हो गई 14 से लेकर के 18 वर्ष। इस तरह से हमारे जो डिजाइन किया गया पाठ्यक्रम का, जो इसमें नई बात थी, जो पिछले उसमें नहीं थी। अगला पॉइंट है इसमें देखिएगा, तो ये बात ही मैं आपको पॉइंट भी बता देता हूँ। जब आप लोग इसको देखेंगे शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट को, तो इसको 4.1 से 4.3 में इसकी बात कही गई है, 5+3+3+4। डिटेल में जब आप अध्ययन करेंगे तो उस पर आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। उसके बाद 4.4 जो टॉपिक है इस चौथे अध्याय का, वह है विद्यार्थियों का समग्र विकास। ठीक है ना? तो विद्यार्थियों का समग्र विकास का मतलब ये है, तो इसमें ये अपेक्षा की गई है कि इसके लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि को पुनः तैयार करना होगा और शुरुआती स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक इनमें एक एकीकरण करना होगा, ताकि एक जुड़ाव जैसा बने रहे, एक डेविएशन ना हो, शुरुआत से चलते हुए ग्रेजुअली मिलते धीरे धीरे, ताकि एक विकास के हिसाब से वो अपने हिसाब से चलते रहे। तो इसलिए नए ढंग से डिजाइन करना होगा, ये उन्होंने अपेक्षा की गई है। और फिर इसके लिए विशिष्ट कौशलों की, विशिष्ट मूल्यों की पहचान करनी होगी, और तब फिर हमें पाठ्यचर्या ढांचा विकास करना होगा। यदि भी पाठ्यक्रम ढांचे की बात वो अलग से कर रहे हैं, तो इस दस्तावेज में आप एक लोग भी पाएंगे कि कुछ चीजें एक मिलती जुलती मिल रही हैं, जिस पर अलग से भी बात हो रही है, लेकिन ना कहीं कहीं वो आ रहा है संदर्भ के हिसाब से। जैसे पाठ्यचर्या की बात कर रही होंगे, लेकिन इसके लिए शीर्षक अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जहां पर प्रासंगिकता आएगी वहां पर जरूर जिक्र होगा। मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्र NCFSE राष्ट्र नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन ऐसे ही स्टेट लेवल पे बनेगा, तो उसके लिए अलग से शीर्षक दिया है उन्होंने, लेकिन जहां पर प्रासंगिक है तो उनकी बातें उन्होंने की है कि पाठ्यचर्या उसमें विकसित की जाएगी, जबकि उसकी बात अलग से भी हो रही है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है अगला, अब जैसे ये बात आ रही है तो इसमें किस चीज की नीति इसमें करना है, इसको उदाहरण के लिए देखें कि अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करना, ये तो नीति में प्रावधान कर दिया है। अब विषय वस्तु को कम करना है तो मतलब अब किस पे ध्यान देना है, तो ये कह रहे हैं कि विषय वस्तु कम करके इसे बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा। विषय वस्तु मुख्य, ध्यान से सुनिए क्या है वो चीजें, मुख्य अवधारणाएं जो मेन कंसेप्ट्स हैं, विचार हैं, एप्लीकेशंस हैं, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इन पर केंद्रित होगी। और प्रायोगिक अधिगम के साथ साथ सीखना सिखाना, ध्यान से सुनिए, संवादात्मक डायलॉग बेस पे होगा, संवाद करना बच्चों से। अब बताइए इसमें तो हम कर सकते हैं ना, ये निर्देश ही कह रहा हूं मैं, ये हम लोग कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना तो ये हमारे हाथ में, मैं ये कह रहा हूं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, बार बार पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, तो ये तो हमारी क्लास रूम प्रोसेस का हिस्सा है। तो यहाँ पर यही बात कही जाएगी, मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ। और प्रश्न, हर प्रश्न का सम्मान है, चाहे वो ज्ञानात्मक है, चाहे वो एप्लीकेशन वाला है, चाहे क्रिएटिव है, लेकिन विषय की प्रकृति के हिसाब से प्रश्न अलग हो सकते हैं। जैसे इतिहास में हमने पूछा कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, शायद 1526 ईस्वी और बाबर उसके बीच में कुछ हुआ था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रश्न खराब है, प्रश्न सही है, केवल ज्ञानात्मक प्रश्न है। तो क्या हम इससे आगे नहीं आ सकते हैं कि क्या आज, देखिए ध्यान से सुनिए, क्या आज हमारे सामने वो परिस्थितियां हैं कि जिनकी वजह से पानीपत का युद्ध, अब वो अप्लाई करेगा कि उस समय क्या था, परतंत्र थे क्या थे, और सोचेगा। दूसरा एग्जांपल खाली देखो कि हमने कहा कि भाई बीजों के सपाट प्रश्न देखिएगा कि बीज के अंकुरण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, हमने भी वही उत्तर दिया कि खाद, पानी, हवा, शाबाश। अब दूसरा प्रश्न देखो, इसी को बच्चों के ग्रुप बनाए, अपने विद्यालय परिसर में आपको बीज को रोपित करना है, बताइए कौन सा स्थान आपके लिए उपयुक्त होगा। अब आपने ट्विस्ट कर दिया, अब बच्चे ढूंढेंगे कहां पे धूप आ रही है, कहां पे नमी है, कहां पे पानी है, तो वो स्थान ढूंढेंगे, तब उसको अप्लाई कर दिया ना। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, तो प्रश्नों को ट्विस्ट क्या क्यों कैसे, तो ये हमारे हाथ में। ये मैं ये नम्र निवेदन आपसे है कि आप लोग करवा सकते हैं इसको, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो कह रहा है तो हम लोग करवा ही सकते हैं, करते भी ऐसा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखिएगा सर, प्रायोगिक अधिगम है अगला पॉइंट। इसमें 4.6 से लेकर के 4.8 में इसकी बात कही गई है दस्तावेज में, और इसमें मुख्य इसका जो बेस है उसका ये कहा है कि देखिए लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, इस पर ध्यान देना। दूसरा, विषयों के बीच के संबंध को स्थापित करना, जो पिछली जो आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 5 में भी बात कही गई थी कि विषयों के बीच की दीवार को कम करके उसको इंटीग्रेट करना, कि हर विषय में उनको रिलेशन में करना। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो लर्निंग आउटकम्स हमारे सीखने के प्रतिफल है उसको प्रोत्साहित करना और उनके अंतर को कम करना। तो कैसे देखेंगे कि बच्चे की समझ में आया कि नहीं आया, तो ये सब हमारा टीचिंग करने का हिस्सा होना चाहिए ताकि वो बच्चे उसको प्राप्त कर सके। तो प्रायोगिक अधिगम की बात आई, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, जरा गौर करेंगे। इसमें उन्होंने कहा है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में खेल और कला को इंटीग्रेट करना, खेल और कला को, आर्ट और उसको,
और जब भी अभी महोदय के निर्देशन में हमारी ट्रेनिंग हुई थी निष्ठा वगैरह में, तो इसमें बहुत सेंसिटाइज किया गया हमारे जो टारगेट ग्रुप थे अध्यापक वगैरह, वहाँ पे ये बात हाईलाइट भी हो रही थी कि खेल और कला को इंटीग्रेट करना, ये इसमें लिखा वैसा तो तब आनंददायी बन जाएगा, तो ये हमें करवाना होगा। तो अब इसके बाद अगला है कोर्स चुनाव के विकल्पों में लचीलेपन के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाना, पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम, कला, मानविकी अथवा व्यावसायिक या अकादमिक धारा जैसी कोई श्रेणियां नहीं होंगी, जो बात में बात आ गई है। और ये 4.9 और 4.10 पे ये बात कही गई है कि विषयों के बीच यहाँ पर वो धाराओं के माध्यम से कोई अलगाव नहीं होगा, बच्चे खुलेंगे। अब यही पर बातचीत चल रही है कि कक्षा 9, 10 या जो दोस्त बता रहे थे कि वहाँ पर क्या विकल्प हम बच्चों को देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर साइंस था तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये अरे यही लेना था, जो भी है तो हल्का फुल्का ये विकल्प से साथ हो सकता है, ह्यूमन रूल भी ले लेंगे, वो हिस्ट्री भी ले लें, तो जो भी बनेगा। तो यहाँ पर एक नई बात यहाँ पर आई थी, तो जो भी इसमें रणनीति बनेगी इसमें। उसके बाद है अगला 4.23 से लेकर के 4.29 तक है अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं का शिक्षाक्रमीय एकीकरण, अर्थात थोड़ा टेक्निकल शब्द है, पैडागोजिकल इंटीग्रेशन है यहाँ पर, कि जो अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं का है वो कौन कौन से, उसको हमें कैसे उसका एकीकरण करेंगे। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ पॉइंट उन्होंने बताए कि अनिवार्य कौशल कौन कौन है 21वीं सदी के, कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, हम भी सीख रहे हैं, उसको सीखेंगे। इसमें उन्होंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल चल रहा है, ये बहुत जरूरी है। डिजाइन थिंकिंग, ये तब देख लीजिएगा। होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बहुत बड़ी बात GCED, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, वैश्विक नागरिकता शिक्षा, जिसकी आज आवश्यकता है संकीर्ण विचारधारा से हट करके। देखिए डाटा साइंस की बात वो कह रहे हैं, कंप्यूटेशनल सोच के साथ भारत का ज्ञान, उसके बारे में प्रोजेक्ट की बात बाद में करें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, सही करने का महत्व बच्चे को प्रारंभ से ही सिखाया जाए, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, जो आज नितांत आवश्यकता है, वैल्यू की बात है। सही करने का महत्व बच्चे को प्रारंभ कक्षा से ही सिखाया जाए। और इसके बाद अगला पॉइंट है 4.30, इसमें लिखा है उन्होंने कि स्कूली शिक्षा के लिए जो NCF 2020-21 है वो NCERT द्वारा समस्त हितधारकों के साथ परामर्श के साथ तैयार की जाएगी, NCERT के द्वारा, जो भी बात हो गई है। फिर राज्य अपने हिसाब से उसको जो भी वो कर देंगे। उसके बाद है 4.31 से लेकर के 4.33 में इन्होंने लिखा है स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें, आस्वाद में टेस्ट, तो राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें विकसित होंगी। तो ये तो खैर जैसा होगा तो वो भी राज्य उस हिसाब से जो भी परिवर्तन करेंगे। अब इसके बाद है 4.34 से लेकर के 4.42 तक विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में आमूलचूल परिवर्तन, आकलन, असेसमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बिंदु देखिए। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या लिखा है उन्होंने, समझने का प्रयास करें। सभी विद्यार्थियों के लिए स्कूल आधारित आकलन, SBA बार बार सुनते हैं हम, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल आधारित आकलन प्रगति काल एक समग्र, गौर करेंगे। और 360 डिग्री की बात कही है उन्होंने, 360 डिग्री और बहुआयामी होगा, समझने का प्रयास है इसमें। 360 डिग्री बहुआयामी, इसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन के साथ साथ इसमें एक जरूर दिया है कि उनके बच्चे के पीयर साथी का उसके प्रति क्या विचार है, टीचर क्या विचार रख रहा है, क्या है। तो ये 360 डिग्री में मतलब केवल अंकीय नहीं है। और ये बताया गया है कि यह प्रगति काल जो है घर और स्कूल के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगा। और इसके बाद इन्होंने इसमें कहा गया है कि कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी, साथ ही बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा। अब गौर करेंगे, इसमें लिखा है साथ ही बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा। तो इसके पीछे इसका भावना, आसान का मतलब थोड़ी, आसान का मतलब ये है कि रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाएगा, उस तरह के प्रश्न दिए जाएंगे। साथ ही स्पष्ट लिखा हुआ है ताकि कोचिंग की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाए, ये स्पष्ट लिखा है वहां पर। और इसमें एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि 1 वर्ष के दौरान छात्रों को 2 बार परीक्षा देने की अनुमति होगी, एक बार मुख्य परीक्षा और दूसरी बार सुधार के लिए। बाकी उन्होंने ये सजेस्ट किया कि बोर्ड अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अन्य समुचित, जैसे मॉडल, कोई वार्षिक है, सेमेस्टर है, कोई मॉड्यूलर टाइप का है, तो ये आप कर सकते हैं, जो भी सुटेबल आपको लगता है। तो यहाँ पर ये बात आई थी। और अब यहाँ पर इसी में है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करने के उद्देश्य से सभी विद्यार्थियों को एक उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल की परीक्षा देनी होगी। और इसी में इन्होंने कहा है कि एक निकाय के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया इसमें, जो भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए विद्यार्थियों का आकलन और मूल्यांकन के लिए एक मानदंड दिशा निर्देश बनाएगा, ये अपेक्षा की गई है। और इसका जो लास्ट पॉइंट था इस चौथे अध्याय का, कि विशेष प्रतिभा वाले और मेधावी विद्यार्थियों के लिए सहायता,
जो 4.43 से लेकर के 4.46 तक इसके बारे में दिया गया है, तो इसमें मुख्य रूप से इसका भाव ये है कि छात्र प्रतिभा, उसकी रुचियों को पहचान करने के लिए, उसकी प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए, आगे लाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और इसके लिए पूरक संवर्धन सामग्री विकसित की जाएगी। साथ ही जो बार बार हम लोग ये नहीं कहते हैं, आपने सुना ओलंपियाड है, स्कूलों में क्लब की स्थापना है, स्कूलों में सर्कल की स्थापना है, विज्ञान क्लब है, गणित क्लब है, आदि आदि इस तरह के आयोजन किए जा सकते हैं ऐसे विशेष प्रतिभा वाले छात्रों को आगे लाने के लिए। तो ये जो उन्होंने शास्त्रियां दी हैं, जो कि कुछ काम महोदय के निर्देशन में पहले से चल भी रहे हैं, जैसे कि बताया था कि सारे, तो वो हम कर रहे हैं। तो ये बात इसलिए असर है कि उदाहरण के लिए यही क्लब और सर्कल की बात है, तो हम जाकर के विद्यालय में क्लब सर्कल तो बना ही सकते हैं आराम से, उसमें कोई ना उसकी आवश्यकता है, मतलब अच्छा चाहता हूँ, मतलब उसमें कोई निर्देश या कुछ वित्तीय या कुछ है, कोई उसको स्ट्रक्चर कर दे। इसमें कुछ सर्किल जैसे दिया है वो आप अभी बना सकते हैं। फिर ये हो गया कि साइंस सर्किल हो गया, मैथ्स सर्किल हो गया, म्यूजिक परफॉर्मेंस सर्किल, चेस सर्किल, पोएट्री सर्किल, लैंग्वेज सर्किल, ड्रामा सर्किल, डिबेट सर्किल, स्पोर्ट्स सर्किल, इको क्लब, स्वास्थ्य एवं कल्याण क्लब आदि का गठन किया जा सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए उन्होंने। तो ये जो हमारा चौथा अध्याय था इसमें, जिसमें कि भाषा पे बात हो चुकी है, तो भाषा पे हमने बात नहीं की। तो इसके जो मुख्य हाइलाइट्स क्या है, मैं केवल बहुत शॉर्ट में आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो जो अभी हमने बात की है, तो हो सकता है उससे थोड़ा और सुव्यवस्थित हो जाएगा। बाकी ओपन सेशन जैसे महोदय है, फिर हमें इनपुट मिलेगा यहाँ पर जो भी। तो यहाँ पर जो हमने अभी तक बातें की हैं, मैं उसको बहुत शॉर्ट में आपसे शेयर कर रहा हूँ कि क्या हाईलाइट है इसके चौथे अध्याय के लिए। स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे का 5+3+3+4 के डिजाइन में पुनर्गठन, एक तो ये बात हुई। दूसरा, शिक्षा प्रणाली को वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना, दूसरी इस पर बात हुई। विषय वस्तु को कम करके इसे बुनियादी चीजों पे केंद्रित करना, इस पर बात हुई, जिसमें अवधारणाएं, विचार, एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, समस्या समाधान आदि बातें हैं, तो इस पर केंद्रित करना। अगली क्या बात हुई कि सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में तालमेल हो। अगला, प्रायोगिक आधारित अधिगम को अपनाया जाएगा, एक्सपीरियंस, जिसमें बच्चे स्वयं करके सीखना, कहानी आधारित शिक्षण, प्रत्येक विषय में कला और खेल को इंटीग्रेट करना, विषयों के बीच के संबंधों को, खोज को प्रोत्साहित करना, इस पर बातचीत हुई। अगला क्या पॉइंट हमने बात की कि माध्यमिक स्तर पर पढ़ने के लिए बच्चों को अधिक लचीलापन उपलब्ध होगा, जहां पर बच्चों को विषय चयन के विकल्प उपलब्ध होंगे, कि अर्थात जो विषयों की धाराएं थी, स्ट्रीम्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एक्सेट्रा, अब वो उस पर नहीं होगी। तो इसमें हमने इस पर बातचीत की। साथ ही पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यसहगामी क्रियाकलाप, व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षणिक शिक्षा, ये सब धाराएं नहीं होंगी, और इस तरह से उन्होंने ये बात कही। फिर ये भी कहा उन्होंने कि भाषा, अच्छा भाषा की बात नहीं हुई थी, यहाँ पर मैं आपके सामने जरूर रख रहा हूँ कि यहाँ पर जो भाषाई प्रवीणता के अलावा इन कौशलों में भी प्रवीणता आवश्यकता है। मेरे सम्मानित प्रधानाचार्य साहिबान से निवेदन है, इसको हम कैसे अपने पाठ्यक्रम में लगा सकते हैं। इस वजह से ये बातें आ गई हैं कि कई सारे कौशल हैं जो बच्चों को आना चाहिए। देखिएगा, वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य आधारित खोज, बहुत शॉर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मालूमाती चाह रहा हूँ। वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य मतलब एविडेंस बेस्ड खोज, बच्चों में सीधे किसी चीज को ऐसे ही स्वीकार नहीं करना है, एविडेंस क्या, क्यों, कैसे, देखिए ये हम करवा सकते हैं। उसके बाद रचनात्मकता, सौंदर्य शास्त्र और कला की भावना, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति, बच्चों की संवाद, डायलॉग, बातचीत आपस में, बच्चों का बच्चों के साथ, टीचर का बच्चों के साथ, प्रधानाध्यापक बच्चों के साथ आपस में संवाद। स्वास्थ्य एवं पोषण, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य व खेल, सहयोग, टीम वर्क, समस्या समाधान, तार्किक चिंतन, जो मैडम कह रही थी, क्रिटिकल थिंकिंग। ये देखिए, व्यावसायिक एक्सपोजर बच्चों का, और नहीं है तो वहीं आसपास कोई व्यावसायिक जो स्थानीय कला और शिल्प जो जोड़ते हुए एक स्किल की बात है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी, इस पर भी बात हो गई है, और सभी छात्रों को स्कूली वर्ष में 2 बार परीक्षाएं देने की अनुमति, ये बात भी हुई है। हाँ, ये जरूर है, इसमें ये जरूर दिया है कि जैसे हमारे यहाँ वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम चल रहा है महोदय के निर्देशन में, तो जो ये बात करते हैं, केवल संख्या के लिए आप लोग ये दिखा हुआ कि न केवल ग्रेड 10-12 के अंत में प्रगति ट्रैक करने के लिए, वरन 3, 5 व 8 में स्कूल परीक्षा देनी होगी। ध्यान से सुनेंगे सम्मानित समूह, विशेष रूप से ग्रेड 3 की परीक्षा, विशेष रूप से ग्रेड 3 की परीक्षा बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान और अन्य मूलभूत कौशलों पर होगी। ये देख लीजिए, विशेषकर 3 लिखा होगा। तो जब यहीं से बुनियाद सही हो जाएगी साक्षरता उसकी, तो आगे समस्या नहीं रहेगी। साहब जोड़े नहीं आता है, पढ़ना ही नहीं आता है, तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। और
बाकी ये हो गया कि एक मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा एमएचआरडी द्वारा, जिसको परख नाम दिया गया है, और छात्रों को प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विषय केंद्रित प्रोजेक्ट क्लब और सर्कल स्थापित किए जाएंगे। स्कूल में ये सारी बातें हो गई हैं। तो ये मुख्य बातें अध्याय 4 में थी, जिसके मैंने शॉर्ट में साझेदारी